शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत अपत्याधिकार को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं राज ससुराद्यत। इस सूत्र से यत के विधान को तथा अगली स्लाइड में घ प्रत्यय और ठक प्रत्यय, आज हमें ये तीन प्रत्यय पढ़ने हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। अपत्याधिकार में राज और श्वसुर इन विशेष प्रातिपदिकों से यत प्रत्यय का विधान किया गया। यत प्रत्यय यह एक तद्धिति प्रत्यय है, यकारादि प्रत्यय है। अतः इस प्रत्यय के परे रहते आप यहाँ भ संज्ञा कर पाएंगे। तो क्या स्थिति होगी इन प्रातिपदिकों से, इन्हें क्रमशः अब देखते हैं। सबसे पहले राजन शब्द को लेना है, इससे यत प्रत्यय करना है। ये राज सुश्राद्यत लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र दिया है, इसका अर्थ कुछ लिखा नहीं है क्योंकि सरल ही था। यह जान करके वरदराजाचार्य जी ने छोड़ दिया, हमने इसको थोड़ा जोड़ दिया है। राजन शब्दात तथा ससुर शब्दात च अपत्ये अर्थे यत प्रत्यय स्यात्, ऐसे अर्थ कर लेना चाहिए। यहाँ पर राजन शब्द से जब आप अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय करते हैं तो एक वार्तिक और दिया है, ये भाष्य वार्तिक है। वो कहते हैं कि राज्यों जाता वेवेति वाच्यम, अर्थात राजन शब्द से जाति अर्थ में ही यह यत प्रत्यय होगा। जाति से क्या तात्पर्य है, इसके अर्थ में भी देखिए, इस वार्तिक का अर्थ लिखा है कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय न जातिश्चेद वाच्या, यदि प्रकृति प्रत्यय समुदाय से जाति वाच्य होगी तभी तदैव राजन शब्दात यत प्रत्यय। तो जाति वाच्य का मतलब यह है जब क्षत्रिय जाति वाच्य होगी, प्रकृति प्रत्यय समुदाय के द्वारा जब क्षत्रिय जाति वाच्य होगी, यानी कि वाच्य यानी कि उसका अर्थ होगी, तभी यह यत प्रत्यय का विधान किया जाएगा राजन शब्द से। अच्छा, एक बात याद रखें, प्रकृति प्रत्यय समुदाय से जाति वाच्य होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्यय का विधान तो केवल और केवल या अपत्य अर्थ में किया गया है। इसलिए हम यहाँ प्रकृति प्रत्यय समुदाय दोनों से जाति वाच्य की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ये हुआ राजस ससुराद्यत। इस सूत्र से राजन और ससुर प्रातिपदिकों से जिस यत प्रत्यय का विधान किया जाता है, उसमें से राजन शब्द से यह यत प्रत्यय तभी होगा जब वो क्षत्रिय जाति को कहेगा, तभी। अतः विग्रह करते वक्त हम इसे ऐसा कर लेते हैं, राज्य अपत्यम जाति, इस तरीके से। ऐसा करने पर हमने ये लौकिक विग्रह रहा, अलौकिक विग्रह में राजन नश यत करेंगे। अब यहाँ पर नश का सुपोधातु प्रातिपदिकों से लुक करने के बाद राजन शब्द से यत, यत का बचाई या राजन य, ऐसी स्थिति है। यकारादि प्रत्यय के परे रहते पूर्व की वह संज्ञा है। और एक सूत्र है नस्तद्धिते। इस सूत्र के द्वारा टी का लोप प्राप्त होता है, राजन के अन का लोप प्राप्त होता है। इस पर एक यह सूत्र पाणिनि जी ने बनाया, छठे अध्याय का सूत्र है ये च भाव कर्मणो हो, ये चा भाव कर्मणो हो। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ वरदाचार्य जी लिखते हैं, यादव तद्धिते परे अन प्रकृत्या स्यात् न तु भाव कर्मणो। यादि प्रत्यय यदि परे होगा, यादि अर्थात यकारादि प्रत्यय परे होगा, तो जो अन होगा वो प्रकृत्या स्यात्। अन जो है प्रकृत्या स्यात्, अर्थात प्रकृति से जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, यानी कि वो उसको उसका लोप वोप कुछ नहीं होगा। लेकिन नतु भाव कर्मणो, यह नियम भाव कर्म में नहीं लगेगा। तो यहाँ भाव कर्म है भी नहीं, हम तो अपत्य अर्थ में
है, जाति को कहने के लिए इस प्रत्यय का विधान किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चा भाव कर्मणोः सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव कर लिया तो राजन्य ऐसा ही का ऐसा रह जाएगा। राजन वर्ण सम्मेलन करने पर, स्वाधिकार करने पर राजन्य बनेगा। राजन्य का अर्थ होगा, क्योंकि जाति वाच्य है तो राजन्य का अर्थ होगा क्षत्रिय। ठीक है, तो राजन्य है इत्युक्ते क्षत्रिय। स्मृति आदियों में यह शब्द बहुत ही प्रसिद्ध है, क्षत्रिय को राजन्य कहते हैं। आपके पुरुष सूक्त में भी ये शब्द आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृता, राजन्य शब्द आया है वहां। आइए मित्रों, अब आगे आपने राजन शब्द से यत प्रत्यय का विधान देख लिया, राजन्य ऐसा लिखा। मित्रों, यहाँ पर कुछ संस्करणों में स्वसूर्य शब्द की भी सिद्धि यहीं पर देती है, जैसे भैमी व्याख्याकार धरानंद शास्त्री जी और भी कुछ लोगों ने यहाँ पर स्वसूर्य शब्द को भी अभी यही सिद्ध कर दिया है। सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन अभी राजन शब्द से होने वाले प्रत्यय की बात पूरी खत्म कर लें, तब हम स्वसूर्य पर आते हैं। तो कुछ संस्करणों में स्वसूर्य को बाद में भी दिया है, मतलब राजन शब्द से निपट लें पूरे, तब हम स्वसूर्य पर चलते हैं। ठीक है, अतः चेन्नई जैसे संस्करण है वो दक्षिण भारत के, उनमें इधर दिया है स्वसूर्य, तो हम भी इसकी यहीं पर सिद्धि करते हैं। ठीक है, क्योंकि गीता प्रेसकार इत्यादि पुस्तकों में इधर ही दे रखा है। अब हम आगे एक बात और लिखी, कहा कि जातु एवेति किम, थोड़ा पदकृत किया, अर्थात राजन शब्द से जाति वाच्य होने पर ही यत प्रत्यय होगा, ऐसा क्यों कहते हो? तो ठीक है, हम साधारण विग्रह कर देते हैं, हम कर देते हैं राज्य अपत्यम, राजा का अपत्य मात्र। अब यहाँ ये याद रखें, राज्ञापत्यम कहने से राजा का जो अपत्य है वो क्षत्रिया से उत्पन्न हो, ये जरूरी नहीं, वो किसी का भी अपत्य हो, अपनी जाति से इतर भी, तो विग्रह रहेगा राज्ञापत्यम। अब यहाँ पर जाति को तो कहा नहीं जा रहा, तो राज ससुराद यत से यत नहीं होगा, तब क्या होगा, जो साधारण सूत्र है तस्यापत्यम, उस सूत्र के द्वारा अण प्रत्यय का विधान कर लिया जाएगा। अण प्रत्यय का विधान करने के बाद स्थिति होगी राजन नस अण, विभक्ति लोग कर लीजिए, राजन अण। अब राजन अण अकार है, इधर भी नस्तद्धिते प्राप्त है, अण प्रत्यय के परे रहते, और ये यकारादि प्रत्यय तो परे है नहीं, अतः ये चा भाव कर्मणो सूत्र तो यहाँ लग नहीं पाएगा। अतः यहाँ पर अब अन सूत्र के द्वारा, अन सूत्र क्या कहता है कि अन प्रकृत्या स्याद अणि परि, जो अन है वो प्रकृत्या स्याद, उसे प्रकृति भाव हो जाता है। अणि परे, जब अण प्रत्यय परे हो तो अण प्रत्यय परे है, अण प्रत्यय के परे रहते भी प्रकृति भाव हो जाता है, तो हो गया। तो राज न अ वर्ण सम्मेलन नहीं करते, राज न स्वाधिकारी कर लेना, तो राजना कौन कहलाएगा? लिखा है कि वैश्य शूद्र जात्युत्पन्न कन्यायाम अथवा दास्याद अथवा दासी आदि में क्षत्रियाद उत्पन्नम, क्षत्रिय से उत्पन्न पुत्र राजन कहलाए। तो ये याद रखना, राजन्य और राजन में क्या भेद है, अर्थकृत भेद है, ये आपको स्पष्ट हो ही गया होगा। इसके पश्चात मित्रों अगला शब्द दिया यहाँ पर स्वसुर्य, तो यहाँ विग्रह कर लीजिएगा, स्वसुरस्य अपत्यम, यानी कि स्वसुर की संतान। अपत्य यानी कि चाहे तो वह साक्षात अपत्य है या आगे का है, पर यहाँ पर साक्षात अपत्य को ही ज्यादातर लिया जाता है लोग। तो श्वशुर नश नश यथ, इसका लुक कर लेना नस का, तो श्वशुर यस्य तीचा से ये यहाँ पर श्वशुर के रिफोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा, और वर्ण सम्मेलन करने पर स्वसूर्य बनेगा। स्वसूर्य का अर्थ होगा श्याला, क्यों? क्योंकि वो स्वसुर का अपत्य कौन कहलाता है? श्याला, है ना, श्याल को बुद्धिदायक का जो कहा जाता है सुभाषितों में।
तो ये 3 सूत्र आपने पढ़े और आपके सुधा व्याख्याकार इनको विषय में इन रूपों की सिद्धि कैसे करते हैं, एक बार उस टीका का भी अवलोकन कर लिया जाए। इस टीका को हम अपने इस पढ़ाने में लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर इनकी सिद्धि दी गई और यहाँ पर राजस्वसुरादियत सूत्र लिखा और सूत्र का अर्थ भी लिख रहे हैं। राजन शब्दात सुस्पुर शब्दात चापत्ये यत प्रत्यय स्यादि क्रमेण अण इयो अपवाद, लिख भी दिया ये अण का और ईय का अपवाद है। ठीक है, क्योंकि राजन शब्द से अण प्रत्यय प्राप्त है और स्वस्वर शब्द से वो अकारांत है, तो अतयी सूत्र के द्वारा ईय की प्राप्ति होती है, अतः ये दोनों का अपवाद है। आगे लिखते हैं राज्यो जाता एवेति, कहते हैं जाति समुदाय वाच्या चेत। ठीक है, सिद्धि कैसे की है वो आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखते भी है कि क्षत्रियात क्षत्रियायाम यानी कि स्वभार्यायाम उत्पन्न राजन्य भवति। तो यत प्रत्यय प्रकृति भावान नटिलोपः। ठीक है, और जाति मात्रा भावे, जब जाति मात्र नहीं रहेगा तो राज्ञों पत्यम ऐसा विग्रह रखना, तो तस्यापत्यम से अणि अण का लोप और अनः इस सूत्र के द्वारा इति अनः प्रकृति भावे विभक्ति कार्य चक्रते राजना इति, तब राजना रूप बनेगा। ठीक है, स्वसुर्य कैसे बनाया है, तो स्वसुरस्य अपत्यम इत्यत्र राजस्वसुराद्यति यति अलोपे भत्वे अलोपे विभक्ति कार्ये स्वसुर्य इति। ठीक है, ये क्या इन्होंने अनुसूत्र का व्याख्यान फिर द्वारा से दे दिया है। क्योंकि इन्होंने उसी क्रम को अपनाया है कि पहले स्वसुर्य सिद्ध किया है, उसके बाद में इन्होंने राजना सिद्ध किया है। ठीक है, राजना की सिद्धि तो आप समझ ही गए हैं, उसमें तो अन सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव हो जाएगा, यत्न होकर के अण प्रत्यय है। ठीक है, आइए अब आगे चर्चा करते हैं। अगले स्लाइड में चलते हैं, यहाँ पर हम अन्य दो प्रत्ययों को और पढ़ते हैं। अब अग्रिम दो प्रत्यय हैं घ और ठक प्रत्यय। यहाँ पर घ प्रत्यय का विधान किया जा रहा है इस एक सूत्र के द्वारा। आगे आपको बहुत सारा घ प्रत्यय भी मिलना बाकी है। घ के स्थान पर होने वाले आयनी इन्हीं सूत्र द्वारा ईय को भी आप करते रहना। ठीक है, तो चलिए, सूत्र दिया इसके लिए क्षत्राद घ। सूत्र का अर्थ ये कर लेना चाहिए, यहाँ लिखा नहीं है, अपने आप ये समझ लेना है कि तस्य अपत्यम अस्मिन अर्थे क्षत्र शब्दात घ प्रत्यय स्यात्। क्षत्र शब्द में तकार एक अधिक होता भी है, कहीं कहीं नहीं भी होता, ध्यान रखना है। द्वित्व के वैकल्पिक होने से वो तकार एक भी रहता है और दो तकार वाला भी रूप है। तो क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय करना है, किससे, तस्यापत्यम, इससे। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो हमने क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय किया, विग्रह क्या करना, क्योंकि क्षत्रिय को लिख रहे हैं कि जातव इत्येव, जाति अर्थ में ये बनेगा, अतः हमें विग्रह करना है क्षत्रस्य अपत्यम जाति। क्षत्रस्य का अपत्य, पर अपनी ही जाति में अपत्य। ठीक है, तभी वो क्षत्रिय है। अच्छा, ये जितने भी सूत्र आप देख रहे हो, जैसे अभी ये क्षत्रिय विषयक है, आजकल क्या परंपरा चल गई है कि कोई दूसरे वर्ण की कन्या उच्च वर्ण में विवाह कर लेती है और उससे वो समझते हैं कि चलो जाति चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ इन पूरे इस परंपरा को देखिए, सभ्यता को, और ये पाणिनि जी के सूत्र भी उसी तरफ इंगित कर रहे हैं कि क्षत्रिय से क्षत्रिय व्यक्ति और क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न ही क्षत्रिय होता है, अन्यथा तो वो क्षात्र ही कहलाएगा। शूद्राद उत्पन्न, अतः क्षात्र ही अन्यत्र, ये कहा जा रहा है। आगे भी आप लगातार देखेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उच्च कुल में विवाह करके जाति चेंज हो जाएगी।
तब तो अन्य ही जाति हो जाती है। अतः वर्ण संकर की बात श्रीमद् भगवत गीता में भी आती है। चलिए, अब तो आज का विज्ञान भी इसे मानता ही है, आजकल के लोग माने या ना माने, पर ये है ये अहम मुद्दा। बात अच्छी कही है यहाँ। तो विग्रह क्षत्रस्य अपत्यम जाति, तो यहाँ क्षत्र शब्द से घ प्रत्यय कर लेना है। छत्र नस घ। अब इसके पश्चात घ को आपने पढ़ा है आयनीय खड़क चगाम प्रत्यादि नाम एक सूत्र है। इस सूत्र से घा के स्थान पर हम कर लेते हैं ईय। अदंत के स्थान पर पूरा अदंत करते हैं, ध्यान रखें, ईय। स्थिति हो जाएगी क्षत्र ईय, और यस्यति च से क्षत्र त्र के आकार का लोप कर लीजिए और वर्ण सम्मेलन करके और स्वादिकारी करके क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्षत्रिय से और क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न जो अपत्य अर्थात जो संतान है वो क्षत्रिय कहलाएगी। चलिए आगे भी ऐसे देखिए। अतः मूल कार ने लिखा क्षत्रिय जातौ इत्येव, जाति में भी होगा ये। और क्षात्री अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब है कि शूद्रादौ में उत्पन्न, वहां पर घ प्रत्यय नहीं होगा। तो विग्रह क्या करना है, यही क्षत्र से पत्यम। इससे ही आप समझ जाना, जाति नहीं दिया है, क्षत्र अपत्यम मात्र दिया है, मैंने कि शूद्राद उत्पन्न, शूद्रादि में दासी इत्यादि में उत्पन्न। तो क्षत्र शब्द से अब क्या कर लेना है, इस अवस्था में अकारांत है तो अतय्य सूत्र से यहाँ पर ईय प्रत्यय कर लेना, फिर घ नहीं होगा। तो छत्र नश ईय, ईय का बचेगा ई, और आदि इसको वृद्धि कर लीजिएगा क्षात्र ई, और ऐसे पीछे यहाँ भी लगा लीजिएगा तरह के आकार का लोप वर्ण सम्मेलन करके क्षात्री ही बना लीजिएगा। क्षत्रिय का अर्थ हो गया है सूत्रादि में उत्पन्न क्षत्रिय से पुत्र को क्षात्रिय कहा जाएगा। चलिए, जो वर्ण व्यवस्था कोई ऐसी नहीं है, आजकल भी तो संविधान में भी वर्ण व्यवस्था कर दी गई है। अंग्रेज लोग जब भारत में आए तो यहाँ के लोगों को पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक जाने क्या क्या करके चले गए। संविधान दरअसल अंग्रेजों की ही देन है, क्योंकि जो वो नियम यहाँ पर 1935 एक्ट के नियम से जिससे भारत चलाते थे वही यथावत संविधान रख दिया गया। अब उसमें भी यही यही सब व्यवस्था आजकल अब चल पड़ी है कि उसमें जनरल आ गया, कुछों को ओबीसी कर दिया, एससी एसटी इत्यादि का विधान करके जो 4 वर्णों की पहले व्यवस्था थी अब सुरक्षित कर दी और कुछ बढ़ा ही दिए हैं। तो ये बड़ी समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहां पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित इत्यादि शब्द जो गढ़ करके काम किया गया भारत की अखंडता को बर्बाद करने का, वह बड़ा अद्भुत है और नृशंस है। वो एक तरीके से भारत को बांटने का काम किया गया। आज भी वही स्थिति है। अब इससे तो जनतंत्र को फायदा है न जाने क्या है। अतः मुझे लगता है ये सब बंटवारा किया गया, नहीं तो राजतंत्र तब भी कुछ हद तक सही होता था कुछ मायनों में। अब चलिए, प्रभु की जैसी इच्छा, क्या चल रहा है आगे देखा जाएगा। तो ये क्षात्री तक की व्यवस्था हो गई। अग्रिम सूत्र रेवत्यादिभ्यष्ठ, इसको पढ़ते हैं। इस सूत्र से ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। अच्छा, अभी ये जो ठक प्रत्यय है अपत्य अर्थ में हो रहा है और कुछ सीमित शब्दों से हो रहा है। माने कि जो रेवती आदि गण में पढ़े गए, रेवती आदि एक गण है, उसमें पढ़े गए शब्दों से ठक प्रत्यय होता है। सूत्र का अर्थ यहाँ पर वरदराचार्य जी ने देना उचित नहीं समझा, बड़ा सरल था, इसलिए सूत्र से अर्थगत अर्थ होता है। लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे इसका अर्थ कर सकते हैं, पूरा अनुवृत्ति वगैरह अधिकार सब लगा के
तस्य अपत्यम अस्मिन् अर्थे रेवती रेवत्यादि गणस्य शब्देभ्यः ठक प्रत्यय स्यात्। तो ये ठक प्रत्यय कर दिया तस्यापत्यम इस अर्थ में ही, तो विग्रह ये कर लेना रेवत्याह अपत्यम, रेवती हैं उनके अपत्य। ठीक है, तो रेवती के अपत्य को कहना है, प्रत्यय क्या हो गया ठक, तो रेवती नस ठक, और ठक प्रत्यय कित है। ठीक है, तो आदि को ये वृद्धि वृद्धि भी कर लेना, तो रईवती और ठाक, और ठक के ठाके स्थान पर एक इस प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान देना। ये पूरे तद्धित प्रकरण में ये सूत्र व्याप्त रहेगा। जैसे आपने आयने इनीय फड़क घाम प्रत्यादि नाम सूत्र को देखा, वैसे ही ये सूत्र भी वैसा ही व्यापक है। ठस्य कहा, सूत्र का अर्थ यही होता है अंगात परस्य ठस्य इक आदेश स्यात्। अंग से परे ठस्य यानी कि अकार सहित ठ को एक ऐसा अदंत आदेश होता है। तो ठीक है, ठ को कर लेना एक, तो रईवती एक, जैसे जैसे इस इकार का लोप, और आदि को तो वृद्धि आप कर ही चुके हो, हम यहाँ एक मात्रा और लगा देंगे तो बन जाएगा ये रईवतिक, और वर्ण सम्मेलन एक करते स्वादिकार्य च करते रईवतिका। रईवतिका का अर्थ यहाँ पर होगा रेवत्याया रेवत्याह पत्यम। रेवती आदि गण में कुछ ये शब्द पढ़े गए हैं जिनसे ये शब्द सिद्ध होते हैं, रईवतिका, अश्वपालिका। अच्छा, ये तो दो शब्द, तो ये तो दो रूप इसमें पढ़ दिए, दरअसल शब्द यहाँ से स्टार्ट है भैया, ये नहीं है, दो काट दिए। ये है रेवती, अश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, वृकवंचिन, वृकग्राह, कर्णग्राह, दंडग्राह और कुक्कुटाक्ष। इतने सारे रेवत्यादि गण में शब्द पढ़े गए। तो इनसे इन रूपों को बना लेना है। अब ये सुधा व्याख्याकार ने यहाँ क्या व्याख्या दी है इसकी, यहाँ पर ये भी बना रहे हैं। क्षत्रियाद उत्पन्न, क्षत्रिय शब्द से देखिए विग्रह कर रहे हैं। क्षत्रस्य पत्यम क्षत्रिय, क्षत्राद घ घ प्रत्यय कर लिया, क्षत्र घ इति जाते आयनी नीय फड़कचगम प्रत्यादि नामिति घस्य ई आदेशे भत्तु अल्लोपे विभक्ति चकारे कृते सत्सत सिद्धि। क्षात्री अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब है कि जात्या भाव है, जहाँ जाति नहीं। अब तो क्षत्र से पत्यम साधारण ये रहेगा, क्षात्री यहाँ पर क्या हुआ है अतय से ई और यकार का लोप, भ संज्ञा होने के कारण अलोपे आद्य चो वृद्धौ और विभक्ति कार्य च तत्सिद्धि। रेवत्यादिष्ठ का व्याख्यान किया है, अपत्य अर्थ में ही होता है। तो कह रहे हैं ये ढक का अपवाद है, सही बात है, अपवाद को भी लिखना जरूरी है ना, तो इन्होंने लिखा है। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा था स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री प्रत्यांत जो शब्द होंगे उनसे ढक प्रत्यय का विधान किया जाए। लेकिन रेवत्यादिभ्य ढक ने क्या किया, रेवती आदि गण में जो शब्द पढ़ा गया उनसे ढक ना होकर के ठक होगा। ढक होता तो ए होता, जैसे आपने वही न ते है जैसे पढ़े थे, और जब ठक प्रत्यय किया जाए ठक एक होगा, तो रईवत का तभी बनेगा। ठीक है, और ठस्से का सूत्र अंग के अधिकार में है, इसलिए अंगात पर से ठस्से एक ऐसा ठकार से ऐसा अर्थ किया गया है। तो रईवत्य का हमें यही है, रेवत्या पत्यमिति विग्रहे ठकी ककार तकार उच्चारणार्थ, यकार को उच्चारणार्थ मान करके ऐसा लिख रहे हैं। दोनों ही प्रकार हैं। तो ठकारस्य एक अदंत आदेश, ठीक है, ठकार को अदंत एक आदेश कर रहे हैं, ये भी एक पक्ष है। ये भ्रमी व्याख्याकार ने ये पक्ष दिया हुआ है। तो क्या बन जाएगा, रईवत्य कह बन जाएगा। इस गण में और भी पढ़े गए शब्द हैं, उनकी सिद्धि भ्रमी व्याख्याकार ने कुछ लिख दी है, अत्यंत प्रसिद्ध नहीं है तो हम उनकी बहुत चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब मित्रों यहां से आगे पदराज संज्ञक कुछ प्रत्यय चलेंगे। जनपद शब्दात क्षत्रियाद आए, इस सूत्र का व्याख्यान आरंभ होगा और तदराज संज्ञक कुछ प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो मित्रों आज का पाठ हम यहीं पर समापन करते हैं। आगे जो है एक नए चैप्टर के साथ पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणामः।